हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 में, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर हम आप डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, और जिसके अंतर्गत हमने इक्वेशन ली हुई है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। और यहाँ पर ये कहा गया है इस दो इक्वेशंस को हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसकी सहायता से m की वैल्यू भी फाइंड कीजिए। तो m का भी मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्कशन करते हैं। तो देखें 2x + 3y = 11 है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। ओके, तो इससे अगर हम इक्वेशन 1 को लें तो इक्वेशन 1 में हमारे 2x + 3y = 11 है। तो इससे अगर मैं 3y को अलग करूं तो हमारा हो जाता है 11 - 2x, क्योंकि अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से 2x को, तो 2x जो है यहाँ से रिप्लेस होकर माइनस का हो जाएगा और 11 के साथ चले जाएगा। इससे अगर y निकाला जाए तो ये 3 जो इसके साथ मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल वाला जो है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में चले जाता है। कोई भी चीज़ कोई भी नंबर जो है अगर रिप्लेस होती है तो मल्टीपल वाली नंबर जो है रिप्लेस होके डिवाइड में जाती है। ओके, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो इक्वेशन 3 से हमने y की जो वैल्यू है इसको पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 में। ये रूल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो इक्वेशन 3 में जो वैल्यू निकलेगी उसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो 2 में रखते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो 2 × x, तो ये तो ऐसे ही रहेगा -4 इंटू y। जो y की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर रखा जाएगा 11 - 2x / 3। ये हमने y की जगह पर रख देना है, और इक्वल टू कितना हमारे पास फिर 24। तो -24 इक्वल टू में है तो इसको रख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो कैसे किया जाता है। तो 2x माइनस ये -4 है, इससे इसके ऊपर वाले में मल्टीपल होगा, यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीपल होगा। तो 11 4 जा हो जाएगा 44। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8x। ओके, और जो अपॉन में कितना है इसका 3, और इक्वल टू -24। अब आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो नंबर अपॉन में होता है अगर उसको हटाना है तो एक तो होता है इनका एलसीएम, इसके अपॉन में 1 मान लो और इसके अपॉन में 1 मान लो, सबका एलसीएम ले लो। एक है कि आपको सीधे से एलसीएम से ही हो रहा है वैसे ये, तो यहाँ इस नंबर से यहाँ भी मल्टीपल कर दो और इस नंबर से यहाँ भी मल्टीपल कर दो, और ये नंबर सीधे सीधे हट जाएगा। तो हमारे एक स्टेप इसमें कम हो जाता है। तो 3 × 2 = 6x माइनस, इसको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि इसके अपॉन में ऑलरेडी 3 है। ठीक है ना, जिसके अपॉन में होता है उसको नहीं करते मल्टीपल। तो -44 ऐसे आ जाएगा, और प्लस 8x भी आ जाएगा, इक्वल टू इस 3 से यहाँ भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 24 × 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72। ओके, तो 20 × 60 और 4 × 12, यानी कि -72 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में y कहीं पर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने y की तो वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे। जब y की वैल्यू पुट कर दी तो y तो रहेगा ही नहीं, केवल x रहेगा। तो देखिए अब बात करते हैं आगे। ये हमारा 6x है और यहाँ पे 8x है, ये दोनों x वाले टर्म्स आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 8x भी प्लस का और 6x भी प्लस का, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14x। ठीक है, और इक्वल टू हमारा -72, ये तो -72 ऐसे ही रहेगा। ये 44 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमेशा रिप्लेस होकर प्लस का हो जाता है। तो इससे 14x = कितना हो जाएगा 72 में से अगर हम 44 को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, और 72 में से 44 माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कितना बच गया 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, तो ये तो आपको सब्ट्रैक्शन आता ही है। मेन बात यह है कि कौन सा साइन यहाँ पर आगे से आता है वो मेन चीज़ होती है। साइन उसी का आता है जो बड़े नंबर होता है, जो नंबर बड़ा है। यहाँ 72 माइनस का है, 44 प्लस का है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 72 है। तो 72 के आगे माइनस का है तो इसलिए माइनस आगे से आ जाएगा। ठीक है, अगर 44 के आगे माइनस होता और ये 72 के आगे प्लस होता तो इट मीन्स आंसर प्लस में 28 आता, और करने को हमने दोनों इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन ही करना होता है। ओके, अब इससे मैं अगर x निकालूँ तो क्या आ जाएगा -28
अपॉन ये 14 और x आपस में मल्टीपल हैं, तो ये मल्टीपल वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है। तो इससे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 की टेबल 28 में कितनी बार जाएगी, सॉरी 14 की टेबल 28 में कितनी बार, 2 बार जाएगी, और यहाँ पर आपका माइनस आगे से रहेगा। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी -2। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि x का मान कहाँ रखा जाता है, x का मान रखा जाएगा स्टूडेंट, पहली वीडियो आपने देखी होगी, समीकरण किस में रखा जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर। तो x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रख दें तो देखिए क्या होने वाला है इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पे, y इज इक्वल टू 11 - 2x अपॉन 3। तो इससे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 11 - 2x, 2x, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है -2, और अपॉन में कितना है टोटल, अपॉन में है 3। देखो एक बार फिर समझिए, y ऐसे ही लिख दिया इक्वल टू 11 - 2x, 11 - 2x, x की वैल्यू -2 हो गई, अपॉन कितना है 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। ओके, तो y इज इक्वल टू 11 और 4 कितना हो गया 15 अपॉन 3। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5, तो 5 3 जा 15। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 5 आ गई यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इस y की वैल्यू, y का मान किस में रख देंगे, अब हम रख देंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, ये समीकरण जो हमको दिया है इसमें रखेंगे x और y का मान, x व y का मान, क्योंकि वैसे तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। x इज इक्वल टू -2 आ गया स्टूडेंट, और y इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, ये तो हमारा x और y का मान आ गया है। अब हमें इस y की वैल्यू को, जो x और y की वैल्यू को रखना है इस इक्वेशन में। ओके, तो इससे हमारा समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो देखिए इस समीकरण में रख देंगे तो y की जगह पे कितना रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे y की जगह पर रख दिया जाएगा 5 और mx, तो m तो ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू कितनी है -2, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू -2m + 3। ओके, ठीक है, इस 3 को इधर रिप्लेस कर देते हैं, तो 5 - 3 इक्वल टू -2m। ठीक है, 3 को रिप्लेस कर दिया, अब 5 में से 3 माइनस किया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ -2m है ही। अगर हम इसे m निकालेंगे स्टूडेंट, अब आप इससे कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से नहीं होता, आपको ये ध्यान देना है कि जिस चीज़ की वैल्यू आपने निकालनी है उसके साथ का जो नंबर होता है वो हमेशा रिप्लेस हो जाता है दूसरी साइड, और दूसरी साइड रिप्लेस होकर क्या हो जाता है अपॉन में जाता है। तो इससे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन -2, और 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, 1 टाइम यानी एक बार, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, और माइनस का 1 आ गया m की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारी जो m की वैल्यू आ गई वो आ गई -1। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि सीखनी है, और प्रतिस्थापन विधि सीखते हुए आपका ये टोटल कंप्लीट इस तरीके से m की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। तो अब हमें रैखिक समीकरण युग्म, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके इसका बढ़िया सा आप नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को ढंग से सीखिए पहले रफ कॉपी में, उसके बाद तब फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है, ऐसी बात नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। प्रतिस्थापन विधि, जिसको मेथड समझ में आ जाती है, सबसे बड़ी बात है आपको क्वेश्चन की मेथड सीखनी होती है, क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, केवल समझना है, अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ओके होता है मैथ में। ठीक है स्टूडेंट, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है, खुद ही बनानी है इक्वेशन और खुद ही उसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंतर मीन्स होता है स्टूडेंट माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन,
तो आप इसमें क्या करोगे, एक नंबर को x मान लोगे, दूसरे नंबर को y मान लोगे। ठीक है, मैं इसको ओरल आपको बता देता हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन कठिन है उनको मैं कराता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक नंबर x ले लेना है, एक नंबर y ले लेना है, और उसके बाद दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल 26 ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी। सेकंड में क्या हो गया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब हमने इसमें x को बड़ी संख्या मानते हुए काम किया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, क्योंकि एक नंबर जो x है वो दूसरे नंबर की 3 गुनी है, यानी कि x इक्वल टू 3y के इक्वल है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। यानी कि आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी स्टूडेंट, इसका मैं फर्स्ट का वैसे इक्वेशन बना देता हूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू बन गया आपका 26, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू किसके इक्वल, 3y के इक्वल। ओके, अब यहाँ से आपको देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ से x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है इसमें, यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो x में अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू यहीं से रख दोगे, इसमें इक्वेशन 3 नहीं बनाई जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस वैल्यू को इसमें रख दोगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई यानी कि 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू 13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसको यहाँ से आगे को, क्योंकि आपका भी अपना मेंटल लेवल बढ़ाना है। नेक्स्ट कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण क्या होते हैं भाई, सबसे पहली बात तो है संपूरक कोण, यानी कि जिन ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, और पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग जो है 90 डिग्री होता है। यानी कि आपके दो कोणों के नाम, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, जो आपका जिन दो एंगल्स का सम 90 हो जाए उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिन अगर दो एंगल का सम जो है 180 हो जाए तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा गया, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कही गई, इनका योग 180 अंश होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम मान लेते हैं, माना मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ इसमें, बड़ा कोण छोटे कोण से आता है, यानी कि इन्होंने बड़ा कोण और छोटा कोण कहा है। माना बड़ा कोण, तो यहाँ पर हम बड़ा कोण बराबर x मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ योग 180 अंश होता है। ठीक है, संपूरक कोण के लिए। तो बड़ा कोण x हो गया, तो छोटा कोण कितना हो गया स्टूडेंट, छोटा कोण आपके पास ऑप्शन 2 ही होते हैं, आप इन्हीं के हिसाब से करते हैं क्वेश्चन को। दूसरा कोण हम मान लेते हैं y। ओके, अब आपके पास प्रथम शर्त जो हो जाएगी, प्रथम शर्त यही है कि दो संपूरक कोणों की बात कहेगी, तो आपका पहली इक्वेशन यहीं पर बन जाती है। तो x प्लस वाई यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा स्टूडेंट। इन दोनों इक्वेशंस का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि इन आपसे पहले ही कह दिया गया है कि दो संपूरक कोण की बात। तो संपूरक कोण का पहले ही नियम होता है कि उनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या लगेगी, दूसरी शर्त में क्या होगा कि उसने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब देखिए, जो बड़ा कोण है हमने क्या मान रखा है, बड़ा कोण x जो है, छोटे कोण यानी छोटा कोण कौन सा है y, y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। जब अधिक की बात आती है तो प्लस करते हैं, जो कम की बात आती है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 18 कम है कहता तो हम y में से 18 माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि जो बड़ा कोण है x वो छोटे कोण में 18 अधिक करने के बाद मिलता है। यानी कि आपके पास ये जो छोटा कोण है इसमें अगर 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को भी लिसन कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल कॉपी में लिखे हुए को देखना है, आपने जो चीज़ बोली जा रही है उसको भी सुनना है। ठीक है, उसी के आधार पर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमको थर्ड इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में सीधे सीधा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है। पहले के क्वेश्चन में आपने देखा होगा वहाँ पर हमें x को अलग करना है, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल है, कुछ भी प्लस है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से अगर x का मान समीकरण 1 में रखें स्टूडेंट, तो ध्यान से समझें, ये हमारा x का मान है। ओके, x का मान क्या है, y प्लस 18, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो y प्लस 18 किसकी जगह पर रख दिया, x की जगह पे, प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180।
ठीक है। तो अब ये y और y कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया भाई। 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18, 180 में से 18 माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 180 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 162 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके 162 आ जाएगा। और इससे y बराबर आ जाएगा 162/2, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ मल्टीपल में है तो ये अपॉन में जाता है। तो इससे y इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2 की टेबल इसमें देनी है, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, देन y इज इक्वल टू 81। तो y का मान 81 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि y का मान 81 कैसे आया। देखो इस तरीके से हमने इक्वेशन सेकंड ली और सेकंड इक्वेशन से हमने जो x की वैल्यू है उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखा हमने, y प्लस 18 रख दिया। तो x की जगह y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y और y जुड़ जाएगी तो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 और y इज इक्वल टू 162/2 यानी कि 81। ओके, अब क्या कर देंगे, y की वैल्यू, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख दो, क्योंकि समीकरण 2 सरल है। ठीक है, फर्स्ट में रखना भी सरल ही है। यहाँ पर y का मान रख देंगे, फिर उधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर भी नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 81, क्योंकि y का मान हमारा 81 आ गया प्लस 18, 81 प्लस 18, तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो x का मान आ गया हमारा 99। ओके स्टूडेंट, तो इससे हमारा आ गया, अतः कौन सा किसको हमने बड़ा कोण माना था, तो बड़ा कोण हमने माना था x को, x बड़ा कोण है और छोटा कोण क्या है, y है। अतः बड़ा कोण बराबर कितना हो गया, 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना हो गया स्टूडेंट, छोटा कोण हमारा हो गया कितना, छोटा कोण हो गया हमारा 81 अंश। ओके, अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमारा 180 भी होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखिए 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1, 8 और 1 9, 9 दूना 18, 180 अंश। आप देख सकते हैं इसको बहुत आसानी से। तो ये हमारा निकल गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा समपूरक कोण का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसको आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। नोट्स में जब भी नोट्स बनाते हो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग केयरफुली इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देखो कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखो भाड़ा का मतलब होता है किराया। ओके स्टूडेंट, जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं तो हमें जो पैसा देना पड़ता है उसको कहा जाता है, शुद्ध भाषा में उसको किराया भी कहते हैं और भाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार। अब इसमें एक किराया जो है वो नियत है। नियत का मतलब जो फिक्स है, यानी कि अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो समझ लीजिए उतना पैसा तो आपने देना ही है, चाहे गाड़ी आगे चले या ना चले। ओके, और दूसरा जो व्यय है वो है किस हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से। अब कोई लड़का अगर 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसका किराया कम लगेगा। अगर कोई 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है भाई उसको तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है, लेकिन गाड़ी में दोनों बैठे तो जो नियत भाड़ा है वो तो दोनों को ही बराबर ही देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस के जो लास्ट स्टेप होता है उसको समझना होता है। तो इन्होंने पूछा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और लास्ट में फिर और पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अगर उसको 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, टोटल रुपये कितने देने पड़ेंगे, ये इस पर डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये पता चले कि गाड़ी में खाली बैठने का कितना रुपया देना है। एक तो पहली बात ये है, और दूसरा हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितना रुपया खर्च करना है।
ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं इसको खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप जो जिन क्वेश्चन को आप पॉसिबल लगते हैं आप कर सकते हो, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। अब सबसे पहले तो हम इसे मान लेते हैं, माना, अब देखिए यहाँ पर माना नियत भाड़ा, सबसे पहले मान लेते हैं नियत भाड़ा इज इक्वल टू x रुपये। ओके, तो x रुपये तो हो गया भैया नियत भाड़ा। ठीक है, दूसरा प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है उसको हमने y रुपये मान लिया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है उस गाड़ी में, टैक्सी में, अगर उस टैक्सी में बैठता है तो उसको x रुपये तो देना ही देना है भाई, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा उतने के हिसाब से ये देगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, आपके गांव से आपके मार्केट की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, माना 10 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये देना है, तो सोच लीजिए 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 50 रुपये होगा। ठीक है ना, क्या किया आपने, 10 को 5 से गुणा कर दिया तो 50 रुपये हो गया। ठीक है ना, अगर वो टैक्सी वाला यानी कि जो गाड़ी वाला है आपका, अगर वो कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठने के रुपये के भी आपको केवल खाली बैठने के 20 रुपये देने हैं, तो समझ लीजिए 20 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, तो टोटल मिला के आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी टैक्सी का नियत भाड़ा भी देना है। चलिए अब हम पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त में आप समझिए, इन्होंने कहा कि नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अब देखो 10 किलोमीटर चलना है उसको, देखो जो व्यक्ति जो है अगर वो बैठेगा तो उसको x रुपया तो उसको देना ही देना है भाई। ठीक है, और साथ में क्या है, वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, y रुपये। प्रति का मतलब होता है 1 किलोमीटर का भाड़ा, तो y रुपये है। अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y हो जाएगा। 10y तो उसको किलोमीटर का पैसा देना है, और x रुपये उसको किसका देना है, x रुपये उसको खाली गाड़ी में बैठने का देना है। तो टोटल मिला के वो कितने रुपये देता है, 105 रुपये। आप बुक में देख सकते हैं 105 रुपये वो किराया देता है टोटल। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं सेकंड शर्त पे। सेकंड स्टेप में उसमें क्या कहा है इसको भी ध्यान देना है। सेकंड शर्त तो कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना होता है, तो x रुपये तो उसको भी देना पड़ेगा जो 15 किलोमीटर चलेगा, और 15 किलोमीटर का किराया 15y हो गया, तो टोटल मिला के उसको देने होते हैं 155 रुपये। ठीक है, ये इक्वेशन हमें इस बार खुद ही बनानी थी, तो ध्यान से समझें। x तो उसका गाड़ी में बैठने का किराया, देखो खाली x लिखा गया है, और जो 10 किलोमीटर चला और x रुपया देने के साथ उसने 105 रुपये दिए, और ये 15 किलोमीटर चला या x रुपये भी दिया, तो इसको 155 रुपये पड़े। ठीक है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से समझें तो समझ लीजिए कि 5 रुपये उसको ये देना पड़ा होगा नियत भाड़ा, और 10,100 रुपये उसका ये हिसाब बना होगा, तो 105 रुपये तब हो रहा है। आंसर तो इसका ऐसे ही निकल सकता है, बट हमें इसको करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 हमारे पास है। तो इससे अगर हम x निकाल तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 105 माइनस 10y, क्योंकि y को हम राइट साइड ले गए अभी, क्योंकि x के साथ कोई चीज़ ऐसे गुणा भाग में नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, तो इसलिए हमको x ईजी लगा और हमने x को निकाल दिया और y को उधर ले गए। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 3 से क्या करेंगे, x का मान, यानी कि इस x का जो मान आया है किस में रख देंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में, तो इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y। ठीक है, ये देखिए ये x का मान आया है 105 माइनस 10y, तो इसकी जगह पर रख दिया, और प्लस 15y हमारे पास है ही बराबर 155। ओके, तो ये, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 गया तो कितना बचा स्टूडेंट, 50 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50/5,
तो y इज इक्वल टू 5 का भाग 50 में कितनी बार, 10 बार चले गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। इस समीकरण 3 में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे समीकरण 3 बनी है। समीकरण 3 में रखने पर आप इन तीनों में से किसी में भी रखोगे, आपका आंसर तीनों स्थिति में सेम आता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 गुणा 10, 105 माइनस 10 गुणा 10, तो 105 माइनस 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 100। तो 105 में से अगर 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा x और y का मान। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है अतः, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं अतः हमने क्या माना था, x किसको माना था, x हमने लिया था नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा लिया था y रुपये। तो इसलिए अतः नियत भाड़ा, क्या कहेंगे स्टूडेंट, नियत भाड़ा बराबर कितना रुपया, 5 रुपये। ये तो खाली गाड़ी में बैठने का हिसाब हो गया। और उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना रुपया, y रुपया, यानी कि 10 रुपया। 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ, 10 रुपये हो गया। अब इन्होंने लास्ट में पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा। अब देखिए 25 किलोमीटर का हिसाब कितना देना पड़ेगा, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो कितना देना पड़ेगा उसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, वो नियत भाड़ा 5 रुपये तो उसने देने ही देने हैं भाई, ठीक है ना, 5 रुपये तो देगा ही। अब 25 किलोमीटर चल रहा है भाई, 25 किलोमीटर में कितना रुपये देना पड़ेगा उसको, 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर 25 गुणा 10 करना पड़ेगा, है ना। 5 रुपये तो उसने देने ही देने हैं, 5 रुपये तो खाली गाड़ी बैठने के हैं, 25 किलोमीटर का 10 रुपये के हिसाब से ये देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 25 दशमलव कितना हो जाएगा, 250। और ये टोटल जोड़ के कितना हो रहा है स्टूडेंट, 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपये उसका टोटल खर्च आएगा। जो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको 255 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 255 रुपये उसको टोटल पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो आप इस पेज की भी स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं, मैं इसको आराम से आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी पूरी, ओके। और पहले के पेज की आपने ले ली होगी, इस वाले पेज की भी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, संपूरक कोण वाला क्वेश्चन का। और इससे पहले वाला क्वेश्चन तो आपने सीख ही लिया, तो इसके बेस पर आप अन्य क्वेश्चनों को अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रतिस्थापन विधि स्टूडेंट्स ये लगभग कंप्लीट होती है। प्रतिस्थापन विधि आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।